हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अवतार मूवी को। फिल्म की शुरुआत में एक अंतरिक्ष यान को दिखाया जाता है जो लगातार आसमान की गहराई में बढ़ते जा रहा है। यह वक्त होता है कि सचौवन का। ये वो वक्त होता है जब धरती पर इंसानों द्वारा सभी नेचुरल रिसोर्सों को खत्म कर दिया गया होता है। इसलिए ऊर्जा के नए रिसोर्स की खोज में एक दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं जिसका नाम है पेंडोरा। स्पेसशिप के अंदर स्लीपिंग चेंबर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है जेक्स अली। जेक कहता है पिछले 6 सालों से जब से धरती से चले हैं सब के सब इन स्लीपिंग चेंबर में सो रहे हैं। जेक बताता है कि वो कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था बल्कि उसका भाई था जो एक साइंटिस्ट था। पर इस सफर पर आने से पहले एक चोर ने कुछ पैसों के लिए उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। जेक व उसके भाई का डीएनए सेम था, इसलिए उसकी जगह उस प्रोजेक्ट में जेक को शामिल कर लिया गया क्योंकि कंपनी ने जेक के भाई के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका होता है। जेक बताता है कि मैं एक सैनिक था और एक जंग में अपने दोनों पैर गंवा दिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि पेंडोरा ग्रह पहुंच चुके हैं जहां बहुत बड़े बड़े रोबोट होते हैं। साथ ही यहाँ सभी तरफ लोग होते हैं जिसके चेहरे पर मास्क और हाथों में हथियार होते हैं। पृथ्वी पर यह सब सैनिक थे पर यहाँ ये पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ का वातावरण इंसान के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि इस वातावरण में इंसान सांस नहीं ले सकता। इसके बाद कर्नल माइंस को दिखाया जाता है जो सेक्रेटरी ऑपरेशन का हेड होता है। वो बताते हैं कि यह जगह नर्क से भी बदतर है। इस ग्रह पर हर वो चीज जो सांस लेती है वो तुम्हें मारना चाहती है। अगर तुम इस जगह जिंदा रहना चाहते हो तो अपना ख्याल खुद रखना होगा। कर्नल की बात से साफ पता चलता है कि इस ग्रह पर हर कदम पर खतरा है। इसके बाद जेक को साइंस लैब में ले जाया जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े क्लोन होते हैं, जबकि यह इस ग्रह पर रहने वाले लोगों का क्लोन होता है जिसे इंसानों व इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलाकर बनाया जाता है। यह क्लोन बिल्कुल ही इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की तरह दिखता है जिसे नावी कहा जाता है, पर इसके अंदर इंसानों का भी डीएनए होता है। ये एक तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंसान का दिमाग इन क्लोन को पूरी तरह कंट्रोल करेगा। और जेक को वहीं उसका भाई का क्लोन दिखाया जाता है जो अब जेक का क्लोन है। इस क्लोन को अवतार कहा जाता है, इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम अवतार होता है। यहाँ पर जेक का मुलाकात डॉक्टर क्रिस से भी होती है जो अवतार प्रोग्राम की हेड है। दरअसल उस जेक की नहीं उसके भाई की जरूरत थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात से नाराज होकर क्रिस पाकर के पास जाता है जो कि पूरे प्रोग्राम का हेड होता है। वो पाकर को बोलती है कि मुझे किसी फौजी की जरूरत नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक की जरूरत है। पाकर कहता है कि हम लकी थे जो उसका भाई से उसका डीएनए मैच करता था और मैं जेक को तुम्हारे साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर भेजूंगा। अगर हम इस ग्रह के लोगों की तरह दिखेंगे तो हम उनसे जल्दी दोस्ती कर पाएंगे, लेकिन हमारे रिश्ते उनसे दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। क्रिस कहता है कि अगर तुम उन पर गोली चलाओगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही। पाकर उसे एक पत्थर दिखाता है जिसे अनऑक्टेनियम कहा जाता है जो इस ग्रह की जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। पाकर कहता है कि हम इस ग्रह पर स्पेस कीमती पत्थर की वजह से हैं जो हमारी दुनिया में 1 किलो 100 करोड़ का बिकता है और यही इस प्रोजेक्ट का खर्चा और तुम्हारे साइंस का खर्चा आता है। इसीलिए जो भी हमारे बीच आएगा उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद जेक को दिखाया जाता है जो एक स्लीपिंग चेंबर के अंदर जाता है। दरअसल यह एक मशीन है जिसके अंदर जाने के बाद इंसान गहरी नींद में चला जाता है। उसका क्लोन जो उसके डीएनए से बना है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, यानी उसका इंसानी शरीर सो जाता है पर उसका वो शरीर जो उसके डीएनए और इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से बना है जिसे अवतार कहा जाता है वो जाग जाता है। और जब जेक का अवतार जागता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि इस अवतार में उसका पैर बिल्कुल ठीक होता है। वो डॉक्टर के मना करने पर भी खड़ा हो जाता है और अपने आसपास देखने लगता है और इस लैब से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो पूरी तेजी से भागता है। ये उसके लिए एक सपने की तरह है क्योंकि एक इंसान जिसके पैर नहीं है उसकी जिंदगी में इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि वो अपने पैरों पर भाग रहा है। यहाँ पर डॉक्टर क्रिस भी आती है। वो जेक से पूछती है तुम्हें कैसा लग रहा है। जेक कहता है कि मैं बता नहीं सकता। इसके बाद रात हो जाती है। अब सब अवतार और जितने भी क्लोन होते हैं सब सो जाते हैं और जैसे ही सोते हैं अपने इंसानी रूप में जग जाते हैं, यानी कि जब अवतार सोता है तो इंसानी जिस्म उड़ जाता है और जब इंसानी जिस्म सोता है तब अवतार उड़ जाता है। अब अगले दिन कर्नल माइंस जेक को अपने पास बुलाता है और जेक से कहता है मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, तुम काफी बड़ी बड़ी जंग लड़ चुके हो, मुझे तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत है। मुझे साइंस प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है जहाँ पर इस ग्रह के लोग रहते हैं, जहाँ पर उनका गाँव है, वहाँ पर बहुत सारा अनऑक्टेनियम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके बीच जाओ और उनमें शामिल हो जाओ और उनसे दोस्ती करो और जब सही वक्त आए तो तुम उन्हें गांव खाली करने को कहना ताकि उस जगह से सारा अनऑक्टेनियम निकाल सके। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारी टांगे हमेशा के लिए ठीक करवा दूंगा, तुम्हारी असली टांगे। जेक कहता है मैं आपके लिए जरूर काम करूंगा। अब अगले दिन जेक, क्रिस नाम और उनके कुछ साथी कैंप से बाहर जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस जंगल के लोग और बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं और वहीं क्रिस पेड़ पौधों की सैंपल ले रही होती है। तभी जेक उनसे अलग होकर इस जंगल को देखने लगता है
उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है वो बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक सभी पौधों को छूने की कोशिश करता है, जिस वजह से सभी पौधे बंद हो जाते हैं और उसके पीछे होता है एक खतरनाक जानवर। अब क्रिस भी वहाँ आ जाता है। क्रिस उससे कहती है तुम हिलना मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। लेकिन जेक को लगता है वो उसे मारने को उसकी ओर बढ़ रहा है और जेक भी पूरी बहादुरी से उसकी ओर भागता है ताकि वो जानवर उससे डर सके। और होता भी वैसे ही है। वो खतरनाक जानवर डर कर रुक जाता है। वो जेक से नहीं डरा होता है बल्कि उसके पीछे उससे भी खतरनाक जानवर आ जाता है जो इस ग्रह पर सबसे खतरनाक है। क्रिस उससे कहता है कि जितनी तेज भाग सकते हो भागो। और अब जेक भागना शुरू करता है। वो जानवर भी लगातार पीछा करता है और तभी उसके सामने झरना आ जाता है जिसमें जेक कूद जाता है और इस तरह से जेक उस जानवर से अपना जान बचा लेता है। पर जेक अपने साथियों से अलग हो चुका है। अब वो इस खतरनाक जंगल में भटक रहा होता है। उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी हमें पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पास एक लड़की होती है जिसका नाम नीटिरी होता है, जो इसी ग्रह की है। वो जेक को देख लेती है और वो अपने तीर से मारने ही वाली होती है। तभी उसके तीर के ऊपर एक अजीब सा चीज आकर बैठता है जिस वजह से जेक को नहीं मारती। और वहीं जेक को भटकते भटकते रात हो जाती है और जेक बड़ी मुश्किल से आग जलाता है। पर तभी इस ग्रह के जंगली कुत्ते जो बहुत खतरनाक होते हैं वो सभी जेक के ऊपर हमला कर देता है। जेक उनका सामना करने की कोशिश करता है लेकिन वो इतने सारे होते हैं कि जेक अकेले उसे मार नहीं सकता। इससे पहले कि जंगली कुत्ते जेक को मारता, वहाँ पर वही लड़की जिसका नाम नीटिरी है, जो जेक को तीर मारने ही वाली होती है, वो आ जाता है और वो सभी जंगली कुत्ते को मारकर भगा देती है। इसके बाद वो जाने लगती है लेकिन जेक भी उसका पीछा करता है और कहता है मैं तुमसे तुम्हारी चीजें सीखना चाहता हूँ। नीटिरी कहता है आसमानी लोग सीख नहीं सकते क्योंकि उन्हें कुदरत नहीं दिखती, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी जेक के ऊपर उसी तरह का फूल आकर बैठ जाता है जो नीटिरी के तीर के ऊपर बैठा था, जिसे देखकर नीटिरी पूरी तरह हैरान होता है। जेक उससे पूछता है कि ये सब क्या है। नीटिरी बताता है कि ये पवित्र आत्मा के पेड़ के बीज है। नीटिरी बोलती है कि तुम्हारा आत्मा पवित्र है और इसके बाद जेक को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। पर तभी वहाँ उसके कबीले के लोग आ जाते हैं जो जेक को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। नीटिरी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और उसकी माँ एक स्पिरिचुअल गुरु होती है जो जेक से उसका नाम पूछकर उसका खून टेस्ट करती है और वो समझ जाती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। जेक कहता है मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम किस तरह शिकार करते हो ये सभी सीखना चाहता हूँ। और वो जेक को सिखाने के लिए मान जाती है। रात को जेक यहाँ पर सो जाता है और अगले पल अपने कैंप में जहाँ पर उसका इंसानी शरीर है वो उड़ जाता है और जेक को जिंदा देखकर सब हैरान होते हैं क्योंकि सभी को यही लग रहा होता है कि जेक के अवतार वाले शरीर को मार दिया गया होगा। जेक बताता है कि मैं उनके कबीले में शामिल हो चुका हूँ और वो मुझे सिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैं भी उनके परिवार का हिस्सा हूँ। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। पीटर जेक से कहता है जहाँ पर उनका गांव बसा है वो पूरा एरिया 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वहाँ अनाक्टेनियम का भंडार है। तुम्हें उन कबीले वासियों को उस जगह से हटने के लिए मनाना होगा क्योंकि मैं किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहता। जेक कहता है अगर उन्होंने अपना गांव खाली नहीं किया तो क्या। कर्नल कहता है तुम्हारे पास 3 महीना है, इसके बाद हम अपना तरीका अपनाएंगे। अब जेक रोज उनके गांव में जाना शुरू कर देता है और नीटिरी जेक को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। वो सिखाता है जंगलों में कैसे जिया जाता है, पेड़ों पर कैसे भागा जाता है, किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं। जेक भी उनके तौर तरीके पूरी शिद्दत से सीख रहा होता है और उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से सीख जाता है। एक दिन नीटिरी जेक से कहती है तुम पूरी तरह नावी बनने को तैयार हो। दरअसल इस कबीले का रिवाज है जहाँ पर हर नावी को ट्रेनिंग करवाई जाती है और वो जब सभी कलाओं में पूर्ण हो जाता है तो उसे नावी बना दिया जाता है। नीटिरी कहती है इससे पहले तुम्हें अपना इकरान चुनना होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं जिसके ऊपर बैठ के यहाँ के लोग सवारी करते हैं, लेकिन एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में एक ही पक्षी चुन सकता है जिसके लिए इन्हें बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा। और अब जेक इसी कबीले के बाकी लोगों के साथ जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होती है, जो अपने इकरान चुनने के लिए जा रहे होते हैं, जेक भी उनमें शामिल हो जाता है। ये एक बहुत लंबा सफर होता है जहाँ पर आसमान में बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले पहाड़ होते हैं। ये सब के सब उस रास्ते से उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इक्रांत होते हैं। नीटिरी भी अपने इक्रांत पर बैठकर इस जगह तक पहुँच जाता है। सबसे पहले जेक को भेजा जाता है। जेक नीटिरी से पूछता है मुझे कैसे पता चलेगा मेरा इक्रांत कौन सा है। नीटिरी कहता है वो तुम पर हमला करेगा और इसके बाद जेक वहाँ इक्रांत चुनने को जाता है। एक इक्रांत उस पर हमला करता है। जेक बड़ी मुश्किल से उसे अपने काबू में कर पाता है और इसके बाद वो इसकी सवारी करता है। शुरू में जेक को बहुत मुश्किल होती है लेकिन वो जल्द ही सीख जाता है कि इक्रांत को कैसे कंट्रोल करना है। और इसके बाद जेक और नीटिरी अपने अपने इक्रांत पर आसमान की लंबी लंबी सैर करते हैं। नीटिरी कहीं न कहीं जेक को पसंद करने लगती है
जेक भी नीटिरी को पसंद करता है और एक दिन ये दोनों अपने अपने इकरान पर होते हैं। तभी आसमान से एक बहुत बड़ा इकरांत जो छोटे इकरानों को खा जाता है जेक के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से जेक और नीटिरी को भागना पड़ता है। ये दोनों के दोनों किसी तरह से उस इकरांत से बच जाते हैं। रात को नीटिरी बताती है कि इसे टुरुक कहा जाता है। आज तक नाविकुल के इतिहास में सिर्फ 5 बार इसकी सवारी की है। ये हमारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। मेरे दादा के दादा ने इस पर सवारी की थी। ये वो वक्त था जब हमारी दुनिया बहुत मुश्किल से गुजर रही थी, पर मेरे दादा के दादा ने जब तुरुक की सवारी की तो सभी कबीले एक हो गए। जेक को इनका रीति रिवाज, इनका रहन सहन बहुत पसंद होता है और वहीं जेक भी अपना ट्रेनिंग पूरी कर चुका होता है, इसलिए जेक को अपनी पूरी रीति रिवाजों से अपने में शामिल कर लेते हैं। नीटिरी जेक को एक पवित्र जगह पर ले जाती है। वो कहती है यहाँ हम प्रार्थना करते हैं। इसे आवाजों का पेड़ कहा जाता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों की आवाजें सुनते हैं। जेक अपने बालों को उन पेड़ की लताओं से जोड़ता है तो उसे सच में आवाजें सुनाई देती है। नीटिरी उसे बोलती है अब तुम हम में से एक हो, अब तुम इस वृक्ष की लकड़ी से अपना धनुष बना सकते हो और कबीले से किसी भी लड़की को अपने लिए चुन सकते हो। जेक कहता है मैं तो पहले ही चुन चुका हूँ, पर उसे भी मुझे चुनना होगा। नीटिरी समझ जाती है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। नीटिरी कहती है कि वो पहले से ही चुन चुकी है और इसके बाद वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगले सुबह नीटिरी की आंख खुलता है, तब वो देखती है कि वहाँ पास एक बहुत बड़ा मशीन है जो चारों तरफ पेड़ों को तोड़ रही है। वो जेक को उठाने की कोशिश करती है, पर जेक इंसानी रूप में उठा होता है, लेकिन उसे यहाँ उठने के लिए मशीन के अंदर जाना होगा। जेक जल्दी से मशीन के अंदर जाता है, जिससे उसका क्लोन वाला शरीर उठ जाता है। वो देखता है कि इंसान कुल देवता के वृक्ष को तोड़ रहा है और इसके बाद वो उस मशीन के ऊपर चढ़ जाता है और कैमरे को तोड़ने लगता है और तभी सिपाही गोली चलाने लगता है, जिससे जेक वहां से भागने लगता है। दरअसल 3 महीने पूरे हो चुके हैं और इसके बाद पीटर और कर्नल के आदमी इस जगह पर हमला करने वाले हैं। जेक और नीटिरी कबीले के पास जाते हैं। यहाँ पर क्रिस भी होती है जो उन्हीं के रूप में होती है। जेक और क्रिस इनको बताते हैं कि इन पर हमला होने वाला है और वहीं कर्नल कैमरे में जेक को देख लेता है जो कि कैमरे को तोड़ रहा है। इस बात से कर्नल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस जगह जाता है जहाँ पर स्लीपिंग चेम्बर है। दरअसल ये स्लीपिंग चेम्बर इनके बेस से बहुत दूर होते हैं और कर्नल क्रिस और जेक के स्लीपिंग चेम्बर को ऑफ कर देता है, जिससे अवतार वाले शरीर पूरी तरह बेहोश हो जाता है और वो इसके बाद इंसानी रूप में होश में आ जाते हैं। और इसके बाद जेक और क्रिस पीटर और कर्नल को समझाते हैं कि उनकी घर को और उनकी जंगल को तबाह ना करो। यहाँ पर हर पेड़ का दूसरे पेड़ से कनेक्शन है। वहाँ पर कई सौ परिवार रहते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। पीटर इन दोनों से कहते हैं कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, 1 घंटा में उस जगह को खाली करवा दो। इसके बाद जेक और क्रिस अपने स्लीपिंग चैम्बर में चले जाते हैं। वो अपने अवतार वाले रूप में जग जाते हैं, जहाँ पर जेक कबीले वाले को बता रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर इंसानी आर्मी हमला करने वाले हैं। वो पूरे इस कबीले को तबाह कर देंगे। तुम चाहकर भी उनके हथियारों का सामना नहीं कर सकते। इंसानों ने इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा था। ये सुनकर नीटिरी पूरी तरह से टूट जाती है। नीटिरी जेक से पूछती है क्या तुम्हें यह पता था कि ये सब होने वाला है? जेक कहता है हाँ, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम में से एक हूँ। नीटिरी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुम हम में से एक कभी नहीं हो सकते। और इसके बाद जेक और क्रिस को बंदी बना लिया जाता है और कबीले का जो सरदार होता है वो ऐलान कर देता है कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। वहीं कर्नल अपनी पूरी फौज लेकर इनकी गांव की तरफ पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही विशाल पेड़ होता है। इतना विशाल पेड़ इस ग्रह पर और कहीं नहीं होता है। कर्नल देखता है कि जेक और क्रिस को बंदी बना लिया गया है। कर्नल समझ जाता है कि इन लोगों ने इनकी बातें नहीं मानी है, इसलिए वो अपने आर्मी को हमला करने का ऑर्डर दे देता है और एक के बाद एक कई मिसाइलें छोड़ी जाती है, जिस वजह से बहुत से नावी लोग मारे जाते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है और तभी नीटिरी की माँ को दिखाया जाता है जो कि धर्म गुरु भी है। वो चाकू लेकर जेक के पास आती है और उसकी रस्सी काट देती है और उसे कहती है यदि तुम हम में से एक हो तो मदद करो। और अब जेक भी इनकी मदद करने की कोशिश करने लगता है। तभी इनका विशाल पेड़ गिरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इन सबको यहाँ से भागना पड़ता है। नीटिरी के पिता जो कि कबीले के सरदार है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जेक और क्रिस की मशीन को भी बंद कर दिया जाता है और वो इंसानी रूप में उड़ जाते हैं और उन दोनों के साथ उनके साथी नॉम को भी बंदी बना लिया जाता है। इंसानी पायलट में एक लेडी पायलट भी होती है, जिसे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए बड़ी चालाकी से इन तीनों को छुड़ाकर अपने फाइटर प्लेन में ले जाने लगती है।
और वहीं क्रिस को गोली लगा होता है। ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जंगल में उनका स्लीपिंग चेम्बर है। स्लीपिंग चेम्बर को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि कोई भी मशीन को बंद ना कर सके। और एक बार जेक फिर से स्लीपिंग चेम्बर के अंदर जाता है और अगले पल वो क्लोन के रूप में उड़ता है। वो देखता है कि उसकी चारों तरफ राख ही राख है। ये एक तबाही का मंजर होता है। जेक कहता है कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत है और एक बार फिर से मुझे अपनी वफादारी साबित करनी होगी। वो अपनी क्रांत को बुलाता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। उसके नीचे तुरुक भी उड़ रहा होता है। तुरुक इस ग्रह का सबसे बड़ा और खतरनाक पक्षी है। जेक अपनी इकरान को नीचे की ओर ले जाता है जहाँ इकरान उड़ रहा होता है और वो अपनी इकरान से तुरुक के ऊपर छलांग लगा देता है। और वहीं हमें नावी लोगों को दिखाया जाता है जो सब के सब प्रार्थना कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ सब डर जाते हैं क्योंकि उनकी ओर इक्रांत बढ़ रहा होता है जो कि पशु पक्षी और यहाँ के लोगों को मार कर खा जाता है। यहाँ के लोग ध्यान से देखते हैं कि उसके ऊपर जेक सवारी कर रहा है। ये देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले केवल 5 ही लोग तुरुक की सवारी कर पाए हैं। नीटिरी को भी एक बार फिर से जेक के ऊपर विश्वास हो जाता है। जेक यहाँ पर ऐलान करता है कि इंसानी लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस जगह को खाली कर दें, पर एक संदेश इंसानों तक भी पहुँचाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे। ये हमारी जमीन है। बाकी कबीले वालों को भी ऐलान कर दो कि तुरुक मक्तू ने उन्हें बुलाया है। दरअसल जो तुरुक के ऊपर सवारी करता है उसे तुरुक मक्तू कहा जाता है। और जेक का यह संदेश पूरे प्लेनेट पर फैला दिया जाता है जिस वजह से यहाँ पर और भी बहुत सारे नावी इकट्ठे हो जाते हैं। जेक आत्मा के वृक्ष के पास जाता है जहाँ पर इस प्लेनेट की देवी जिसका नाम एवा है उनसे प्रार्थना करता है। मैं जानता हूँ कि हम इंसानों को हराने के लिए काफी नहीं हैं, पर आप इस प्लेनेट के हर एक जीव जंतु हर एक पशु पक्षी में निवास करती है। मुझे आपकी जरूरत है। और अगले ही दिन इंसान इनकी आत्मा के पेड़ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वही जेक और उनके साथी भी युद्ध के लिए तैयार होते हैं और जेक के कुछ साथी अपने पक्षियों से हमला करते हैं। जेक के पास इस प्लेनेट का सबसे बड़ा पक्षी है, इसीलिए वो इंसानों के बहुत सारे हेलीकॉप्टर को अपने तुरुक के पंजों से फेंक देता है। जेक बहुत ही बहादुरी से इंसानों का सामना करता है, लेकिन इंसानों के पास हथियार है, गोली बारूद है, जबकि इस प्लेनेट वासियों के पास ऐसा कुछ भी हथियार नहीं है। धीरे धीरे इस ग्रह के लोगों की हार होने लगती है और एक पल ऐसा आता है कि नीटिरी फंस जाती है। सोल्जर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। नीटिरी इंसानों के सामने आने ही वाली होती है। तभी सभी इंसानों को ऊपर से मैसेज दिया जाता है कि बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ कोई बढ़ रहा है। ये लोग कुछ समझ पाते इससे पहले इस ग्रह के खतरनाक जानवर इंसानों पर हमला कर देते हैं जो इंसानों को एक एक करके मार रहे होते हैं। और इन जानवरों पर गोली बारूदों का कोई असर नहीं होता। और वहीं आसमान में बहुत सारे इकरान इनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। मतलब जेक ने जो देवी एवा से प्रार्थना की थी उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली है और कर्नल अभी भी हार नहीं मानता। वो अपने बहुत ही बड़े रोबोट के अंदर फिट हो जाता है और जेक पर हमला करना शुरू कर देता है। जेक और उसके बीच घमासान लड़ाई होती है। कर्नल कहता है शायद तुम अपनी असलियत भूल गए। दरअसल कर्नल को स्लीपिंग चेम्बर दिख जाता है जिसके अंदर इंसानी जेक सो रहा होता है। वो स्लीपिंग चेम्बर को तोड़ना शुरू कर देता है, पर अब जेक का इंसानी रूप उठना शुरू हो जाता है, इसीलिए क्लोन वाला अवतार कमजोर हो जाता है। कर्नल जेक का गला चाकू से काटने ही वाला होता है। तभी नीटिरी वहां पर पहुंच जाती है और अपने नुकीले तीर कर्नल के सीने के आर पार कर देती है जिससे कर्नल की मृत्यु हो जाती है। पर वहीं जेक का इंसानी रूप जग जाता है, इसलिए क्लोन पूरी तरह बेहोश हो जाता है। जेक को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वह इस प्लेनेट पर बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस नहीं ले सकता। वो मास्क को निकालने की कोशिश करता है। उसके पैर खराब होने के कारण वो मास्क तक नहीं पहुंच पाता। वो आखिरी सांस ले रहा होता है। नीटिरी को एहसास होता है कि जेक का इंसानी शरीर अंदर है। नीटिरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो समझ जाती है कि जेक इस वातावरण में सांस नहीं ले पा रहा और वो जेक के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा देता है जिससे जेक को सांस आना शुरू हो जाता है और जेक का जान बच जाता है। जेक अब पूरी तरह ठीक होता है, पर जेक इस प्लेनेट से वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए सभी इंसानों को वापस उनकी धरती पर भेज दिया जाता है। पर कुछ लोग जो दिल के साफ है यहाँ पर रहने दिया जाता है। जेक भी इसी प्लेनेट पर रुक जाता है। इसके बाद जेक के क्लोन व इंसानी शरीर को आत्मा के पेड़ के पास लाया जाता है जहाँ पर सभी नावी लोग आत्माओं के पेड़ से प्रार्थना करते हैं ताकि जेक का इंसानी शरीर का आत्मा क्लोन वाली शरीर में हमेशा के लिए आ जाए। अब जेक हमेशा के लिए नावी बन चुका होता है।